हाँ जी, तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को आगे। 1 मिनट दीजिएगा, कुछ एक इशू। हाँ जी बेटा, तो हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे मैंने आपको छोड़ा था कि सर्टिफिकेट आप सारे पहले डिटेल सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड है, ठीक है, कि कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देख के वेरीफाई कर लेता है, तो आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। ये लास्ट काम हमने आपके साथ पढ़ा था कि सर्टिफिकेट इशू करता है। सर्टिफिकेट में डेट डलती है कि इस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, और जिस दिन वो डेट डल गई उस दिन उसे सेपरेट लीगल एंटिटी मान लिया जाता है, यानी कंपनी अब एग्जिस्टेंस में आ गई। इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस क्रिएट हो गया है, ठीक है, यानी कंपनी को अब रिकॉग्निशन मिल गई है, ठीक है। नाउ इफेक्ट क्या है, ये बात वैसे मैंने बता दी ऊपर, यहां भी पढ़ लेते हैं। क्या इफेक्ट होगा इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट मिलने का? यानी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने बता दिया ऊपर, एक बार यहां भी रीड कर लेते हैं। कहता है कंपनी इज लीगली बोर्न ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कि जो डेट प्रिंटेड है ना सर्टिफिकेट पर, जो डेट लिखी है, उस दिन क्या माना जाता है? कंपनी आज उसका जन्म हुआ है लीगली, इन द आईज ऑफ लॉ इट हैज बोर्न नाउ। इट इज कंसीडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन ओनली फ्रॉम दिस डेट। आज से ही माना जाएगा, ठीक है। द सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये कंक्लूसिव एविडेंस क्या है ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनीज? का मतलब क्या है? यहां ध्यान से समझिएगा मेरी एक बात, आप लोग सभी। ये जो कंक्लूसिव एविडेंस की बात कर रहे हैं, कंक्लूसिव एविडेंस है मतलब इससे कंक्लूड किया जाएगा, इससे कंक्लूड किया जाएगा। कंक्लूड क्या करेंगे? कंक्लूड दैट कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन दिस डेट, ठीक है। एग्जाम्पल सुनिए, ठीक है। रजिस्ट्रार यानी आरओसी registered a company on 1st of April 2021। आज के दिन रजिस्ट्रेशन हुआ, बट ऑन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ऑन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 5th of April 2021। तो बताओ क्या माना जाएगा? कंपनी एग्जिस्टेंस में किस डेट को आई? कंपनी का जन्म कब हुआ? आज के दिन हुआ या आज के दिन हुआ? क्या माना जाएगा? उन्होंने बोला है जो सर्टिफिकेट है ना वो कंक्लूसिव एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस है एग्जिस्टेंस का। यानी किस दिन माना जाएगा उस पर कोई बाद में बहस नहीं होगी। गलत भी छप गया तो जो डेट है वही मानी जाएगी। तो जो डेट प्रिंटेड है सर्टिफिकेट पर वो मानी जाएगी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस दिन वो लीगली बोर्न हुई है कंपनी।
क्या बात क्लियर है सभी बच्चों को? इस दिन कंपनी लीगली बोर्न हुई है ये माना जाएगा। यहां तक बताइए, किसी का डाउट क्वेरी है क्या? बात समझ में आई मैंने क्या कहा आप लोगों को? बताइए। बताइए बेटा, क्या कंपनी के रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है, ये कंक्लूसिव एविडेंस है? इस बात का मतलब समझ में आया कि जो डेट उस पर डल गई वो डल गई, बाद में उसमें कोई रेक्टिफिकेशन वगैरह नहीं होगा। जिस दिन कोर्ट में भी जाओगे तो वो कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर हमने किया तो था इस दिन, पर रेट जो डेट डली है वो गलत डली है। ठीक है, जो डेट उसमें डली है वही मानी जाएगी, उसी दिन माना जाएगा कंपनी का बर्थ हुआ है, कंपनी लीगली एग्जिस्टेंस में आई है। आइए यहां से वापस, यहां तक की बात क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? कोई बताइए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहां तक। आप मेरे साथ वापस आ। हाँ जी, अगली बात यहां देखिए, यही जो मैंने बताया ना, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है ना फॉलोइंग थिंग्स विल मेक इट मोर क्लियर, तो ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। चलो मैं पढ़वा देता हूँ, देखिए इस एग्जाम्पल को पढ़िए। कहता है सर्टिफिकेट वाज इशूड ऑन, इशू किस दिन हुआ सर्टिफिकेट? 24 अगस्त को। बट डेट रिटर्न क्या है उस पर? 22 अगस्त है। यहाँ पे पिछला एग्जाम्पल ले लिया, इशू 24 को हुआ है, डेट डल गई 22। ठीक है, तो कंपनी किस दिन बॉन्ड मानी जाएगी? 22 अगस्त को। यानी जो डेट डली है ना सर्टिफिकेट में, वो डेट काम की है, उसको माना जाएगा जो भी डली है। ठीक है, एक और सुनिए। कहता है आफ्टर इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पता लगा पर्सन हैड फोर्ज सिग्नेचर ऑन मेमोरेंडम। पता लगा कि किसी ने फोर्ज सिग्नेचर किए थे मेमोरेंडम पर। बट देन ऑल्सो इनकॉर्पोरेशन विल बी कंसिडर्ड वैलिड। यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो मतलब कंपनी बन गई, सिग्नेचर किसी के नकली क्यों ना कर दिए गए। ठीक है, कंक्लूसिव एविडेंस है फॉर्मेशन के, बर्थ के, कंपनी के। कंपनी को अब ये नहीं माना जाता कंपनी बनी नहीं है। ये हो सकता है कि कंपनी फौजली बनी है, गलत तरीके से बनी है, तो उसे बंद किया जा सकता है, वो बात अलग है। पर ये नहीं कहा जा सकता कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो इलीगल कंपनी, ऐसा नहीं। लीगल आइज की लॉ में आज, आइज की नहीं, लॉ की आइज में आज ये क्या है? कंपनी है। ठीक है, अगला आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। देखिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज किन के लिए जरूरी है? प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट, कैन स्टार्ट its operations after receiving certificate of incorporation। इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलते ही प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना काम शुरू कर सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है? बट पब्लिक कंपनी हैज टू टेक वन मोर सर्टिफिकेट, उसे एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट कर पाएगी। तो अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कब मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इन्होंने अगली स्टेज क्या बोली है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। स्टेज का नाम क्या है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है ये समझेंगे पहले। देखिए कहता है आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनीज गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटीज। ये बात मैंने आपको यहां लिख दी, नीचे लिखी भी है बात मैंने। प्राइवेट कंपनी अपना काम शुरू कर सकती है, पर समस्या क्या है? बट पब्लिक कंपनी हैज टू परफॉर्म थर्ड स्टेज एंड गेट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। उसे तीसरी स्टेज पर आना पड़ता है। ठीक है, एक और स्टेज उसे पार करनी पड़ेगी, तब जाके उसे सर्टिफिकेट मिलेगा।
कौन सा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, जो मैंने यहाँ नीचे लिखा, ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए जी, 1 मिनट, ये पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। पेज नंबर 88 चाहिए हमें, के पेजेस गलत लग गया लगता है स्क्रीनिंग में। हाँ, 88 पेज ही है। हाँ जी, तो अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज जो है, 1 मिनट, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में भी अभी बीच में पेजेस हैं, सॉरी जी, अभी और इधर उधर चलना पड़ेगा थोड़ा सा, ये पेज भी बाद में आएगा। यानी पेज मिसिंग तो नहीं है, एक बार मैं जरा देख लूं। ऑब्जेक्ट क्लोज है, पेज मिसिंग है, ऊपर तो नहीं है, दीजिएगा। वी टू रीच टू द पेज नंबर, मेरी बुक के हिसाब से हमें पेज नंबर 87 पर आना है, और ये हमारे पास पेज नंबर 90 आ गया। ये कितना है? 91 है, 91, ये तो सर्टिफिकेट आ गया। 88 है, 87 पर चलना है। ये देखें, ये कितना है? ये 89 है, शायद इससे पीछे पड़ा है वो पेज। ये 86 है, 87 पे आना है। वो पेजेस थोड़े ना इधर उधर हो गए हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में हमें। हाँ, ये पेज है, बिल्कुल मिल गया जी, पेज नंबर 87। तो आइए पेज नंबर 87 पर चलें। तो जो हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन, क्या क्या करना पड़ता है? कहते हैं द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, कमेंसमेंट के लिए क्या क्या स्टेप लेने होते हैं? सबसे पहले सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। किसको लेना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी को तो लेना नहीं है, तो कौन लेगा? पब्लिक कंपनी लेगी। पब्लिक कंपनी सेबी के पास जाकर अप्रूवल लेगी। अप्रूवल लेगी किस चीज का? सुनिए, पहले तो समझो सेबी है कौन। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी आप हमारी कंट्री में जो शेयर्स वगैरह ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उसको गाइड, उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। ठीक है, सिक्योरिटीज ऑन एक्सचेंज, सिक्योरिटीज और उसका जो एक्सचेंज वगैरह है, उसको गाइड कौन कर रहा है? उसको गाइड कर रहे हैं हमारे यहाँ पर ये सेबी। सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी विच कंट्रोल्स कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का जो मार्केट है, मार्केट समझते हैं ना, जो चीजें खरीदी बेची जाती है, तो इस मार्केट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। किस लिए करता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट। ठीक है, आइए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब पब्लिक कंपनी को क्यों सेबी का अप्रूवल लेना है? सेबी इन्वेस्टर यानी जो लोग पैसा लगाते हैं कंपनियों में, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखता है कि भाई किसी के साथ गलत ना हो। तो अब क्या होगा? तो सेबी कहता है कोई भी कंपनी अगर पब्लिक में शेयर इशू करना चाहती है, सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? पहले हमारे पास आना पड़ेगा, हमसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो क्या हुआ यहां पर, ध्यान से समझिए। कंपनी जाएगी किसके पास? कौन सी कंपनी जाएगी? बोलिए। पब्लिक कंपनी जाएगी। पब्लिक कंपनी जो है वो किसके पास जाएगी? सेबी के पास जाएगी। किस चीज के लिए जाएगी सेबी के पास? फॉर अप्रूवल। अप्रूवल या फिर परमिशन। अप्रूवल लेने जाएगी, परमिशन लेने जाएगी, तो सेबी उन्हें डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट करने होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट सेबी मांगेगा। ठीक है, बिफोर, पहले, किससे पहले? इशूइंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी शेयर्स वगैरह इशू करने से पहले सेबी इनसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो उन्हें उपलब्ध कराने पड़ेंगे। ठीक है, कंपनी को सेबी से कोई इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी है, जो भी वो मांगते हैं मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट बात, कोई इंपॉर्टेंट चीज हाइड नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, एल्स अगर करेंगे मतलब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो छुपाते हैं ना, तो क्या होगा? उनका जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो कैंसिल्ड हो जाएगा, कैन बी कैंसिल्ड। यानी कंपनी को
कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ये मेरे ख्याल से ना कंपनी के क्लोजर पर नहीं आएगा, ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया। इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना सेबी के पास, सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होगा इनका, स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहां रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, कंपनी को क्लोज नहीं किया जाएगा, सॉरी। देन अब कंपनी को सेबी से परमिशन मिल गई कि जाओ आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो। ठीक है, तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्रोस्पेक्टस निकालेगी, कंपनी लोगों को सूचित करेगी प्रोस्पेक्टस निकाल के कि हम लोग शेयर इश्यू करने जा रहे हैं, आप लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करें। ठीक है, अच्छा प्रोस्पेक्टस की जगह पर कुछ कंपनियां स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी इश्यू करती हैं। तो प्रोस्पेक्टस कब इश्यू करना है, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस कब इश्यू करेंगे, अगर कंपनी इनवाइट कर रही है पब्लिक को, इनवाइट कर रही है किसको, जनरल पब्लिक को। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा। और एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट इन ल्यू इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी इश्यू होती है। वो कब होती है, अगर जनरल पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं हो रहे हैं, इफ शेयर्स या सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को इश्यू नहीं कर रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व नहीं है, तो आप स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकते हो। जनरल पब्लिक को दे रहे हो तो प्रोस्पेक्टस, अदरवाइज एक स्टेटमेंट इशू कर दो। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट इशू करो, किसके ल्यू में, यानी किसके बदले में, प्रोस्पेक्टस के बदले में। ठीक है, आइए, ठीक है, सो इन्होंने यही लिखा है कि पब्लिक कंपनी हैज टू प्रिपेयर अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसे हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बनाना है और उसे सर्कुलेट करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं इश्यू करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, और ये डॉक्यूमेंट जो है, जो आपने प्रोस्पेक्टस बनाया है, ये रजिस्ट्रार को भी भेजना है, इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को भेजेंगे आप। ठीक है, रजिस्ट्रार देखेगा इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, ये चीज, आगे चलें इससे हम लोग। अगली बात आती है, अब आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, प्रोस्पेक्टस के बाद, प्रोस्पेक्टस के बाद क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस के बाद आप इशू नहीं, अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट क्यों करना होता है, देखो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, अब लोग अप्लाई करना शुरू करेंगे, अप्लाई करेंगे तो शेयर्स खरीदेंगे, सिक्योरिटीज खरीदेंगे, साथ में कुछ पैसा भी भेजेंगे, शेयर खरीदेंगे ना, तो उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट करेंगे वो लोग, कंपनी को पैसा भेजेंगे एप्लीकेशन के साथ में कि हमें शेयर चाहिए, ये हमारे पैसे लो और हमें शेयर दे दो। तो पैसे आएंगे तो बैंक में आते हैं, तो बैंकर का अपॉइंटमेंट जरूरी है, ब्रोकर लगाने पड़ते हैं। ब्रोकर क्या करते हैं, ब्रोकर जो बीच में लोग हैं जो कमीशन लेकर आपके शेयर बिकवाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ब्रोकर भी अपॉइंट करना पड़ता है आपको। अंडर राइटर भी लगाने पड़ते हैं। अंडर राइटर कौन होते हैं, अंडर राइटर पर डिस्कशन कर लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, नया टर्म है। सॉरी, यहां लिखता हूं जी अंडर राइटर, तो कई बार स्क्रीन का कंटेंट थोड़ा लेट विजिबल होता है, दिक्कत कर देता है। हाँ जी, अच्छा इसका कंटेंट तो सही था शायद, है ना। हाँ जी, आपको क्या अपॉइंट करना है, अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होता है समझिए, ये कंपनी है, ये जनरल पब्लिक है, ये जनरल पब्लिक है, ये कंपनी है।
कंपनी क्या करना चाहती है? इशू करना चाहती है। क्या इशू करना चाहती है? लेट्स सपोज शेयर्स इशू करना चाह रही है। उसके बदले कंपनी को ये लोग क्या देंगे? ये पेमेंट देंगे, पैसा देंगे, कैश देंगे। ठीक है, बट यहां एक प्रॉब्लम है। लॉ कहता है कंपनी शुड रिसीव at least 90% application against company wants to issue shares. कंपनी जो शेयर्स इशू करना चाह रही है ना, उसके अगेंस्ट कम से कम 90% एप्लीकेशंस आनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? अगर नहीं आया तो देखिए, अगर नहीं आया तो क्या होगा? अदरवाइज कंपनी विल नॉट बी अलाउड टू इशू शेयर्स। तो अगर नहीं होता ऐसा तो कंपनी शेयर नहीं कर पाएगी। नॉट बी अलाउड टू इशू शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज, वो शेयर्स इशू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इशू नहीं कर पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? दे मीन्स कंपनी हैव टू रिटर्न द मनी which it had collected on applications. तो अगर 90% एप्लीकेशंस नहीं आती, ध्यान से समझना बात को, अगर 90% एप्लीकेशंस नहीं आती तो क्या करेंगे? कंपनी शेयर इशू नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर पाएगी शेयर्स को इशू। तो सर शेयर इशू नहीं कर पाएगी 90% को, तो क्या करना पड़ेगा? अगला काम, कंपनी ने जो पैसा लिया है वो वापस करना पड़ेगा। उसे जो पैसा उन्होंने लिया है वो वापस करना पड़ेगा। ठीक है, इट हैड कलेक्टेड एन ऑन एप्लीकेशन, ये ऑन है, उससे जो एप्लीकेशन में पैसा लिया है वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताइए कंपनी के लिए रिस्की सिचुएशन है या नहीं है? इज इट रिस्की सिचुएशन फॉर कंपनी और नॉट? बताइए जी, क्या ये रिस्की सिचुएशन है कंपनी के लिए या नहीं है? ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, एक एरर है छोटा सा, आप मुझे जवाब दीजिए इसका। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर्स का, जवाब दीजिए बेटा। बताइए, क्या ये रिस्की सिचुएशन है या नहीं है? प्रॉब्लम हो गई या नहीं हो गई? अगर कंपनी को 90% एप्लीकेशन नहीं आई तो कंपनी के लिए कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? प्लीज आंसर। पैसा वापस देना, बिल्कुल होगी, पैसा वापस देना पड़ेगा लोगों का, और पैसा वापस देना पड़ेगा तो फिर क्या होगा? फिर कंपनी चलेगी कैसे? 1 मिनट, मेरी स्क्रीन बंद हो गई है, मैं दोबारा ऑन कर रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, 1 मिनट मैं शेयर कर देता हूं दोबारा से।
हाँ जी, तो काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी कंपनी के लिए, तो काफी रिस्क आ गया। मैंने कुछ लिखा था, चला गया। मैंने बस ये पूछा था कि भाई रिस्की सिचुएशन है क्या ये, ठीक है। तो अब ये रिस्की सिचुएशन तो है, तो अब क्या करे कंपनी, व्हाट टू डू नाउ? रिस्क क्या है कंपनी को ये बताएगा कोई? रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ नॉट रिसीविंग 90% एप्लीकेशंस, ठीक है। अच्छा, ये 90%, ये नॉट रिसीविंग 90% एप्लीकेशन, इसको टेक्निकली पता है क्या बोला जाता है? इसको टेक्निकली बोला गया है, एक वर्ड दिया गया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी लॉ ने कहा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड है ना, वो आनी चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस देना पड़ेगा। तो नॉट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन या नॉट रिसीविंग 90% एप्लीकेशन, बात यही है। लेट्स सपोज कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो गया उसके लिए? 90,000 शेयर्स। 90,000 शेयर्स के लिए तो कम से कम एप्लीकेशन आनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये रिस्क है, और दूसरी बात ये क्लोज डाला क्यों? दो क्वेश्चन है। पहला तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने डाला कि हम क्या करें, इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले तो एक बात ये करनी है, दूसरी एक बात और भी करनी है आप लोगों ने, और वो क्यों? वाई वाई वी हैव clause of, clause means this rule of minimum subscription. ये क्लॉज है ही क्यों? मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है इससे? इससे गवर्नमेंट क्या चाहती है? टू प्रोटेक्ट समझे क्या चाहती है कंपनी? प्रोटेक्ट करना चाहती है। किनको प्रोटेक्ट करना चाहती है? किनको करना चाहती है? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है। कोई बताएगा कैसे? क्वेश्चन अराइज होता है, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हाउ दे आर प्रोटेक्टिंग? सी, नॉर्मली एक बात समझिए, एक कंपनी आती है मार्केट में, और लोग उसमें शेयर्स के लिए, लोग वहां पे शेयर्स के लिए पैसा देना शुरू करते हैं। सभी लोग देना शुरू करते हैं। मानो ये जनरल पब्लिक है, इस जनरल पब्लिक में से एप्लीकेशन ये आई रिसीव केवल 20% ही, 20% एप्लीकेशन रिसीव हुई। ऐसे एक दूसरी कंपनी भी है, एक और कंपनी भी है, कंपनी एबीसी रख लेते हैं इसको, और इसका नाम दे देते हैं कंपनी XYZ। एबीसी और XYZ भी है कंपनी, उसके पास भी लोग पैसा दे रहे हैं, अलग अलग तरह से पैसा आ रहा है, शेयर्स खरीदने के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, जनरल पब्लिक की तरफ से आ रहा है। इनके पास जो एप्लीकेशंस आई हैं, वो आई हैं 70%। हम ये बात नहीं कर रहे कि शेयर किसको देंगे किसको नहीं देंगे। मेरी बात ये सुनो, आप मुझे बताओ इन दोनों में से अच्छी कंपनी कौन सी होगी? मतलब किसकी कंपनी की इमेज अच्छी होगी मार्केट में? आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी बढ़िया होगी? आप बताओ, एबीसी या फिर XYZ? बताइए।
जल्दी बताइए कौन सी कंपनी बढ़िया होगी? एबीसी। एबीसी। क्यों होगी एबीसी? एबीसी में लोग ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं। ठीक है, अब विश्वास ऐसे तो नहीं आंख बंद करके किया होगा, लोगों ने कुछ रिसर्च की होगी, कुछ समझा होगा, तब जाके लगाया होगा। तो गवर्नमेंट कहती है, सुनिए, गवर्नमेंट पता है क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है छोड़ो जी 70%, हम हमारे इन्वेस्टर जो है ना उनका प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, इसको नहीं ये देंगे। हमारे जो इन्वेस्टर हैं यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, यहां भी नहीं करने देंगे। हम रिस्क नहीं ले सकते। हम तो उस कंपनी में ही लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करेंगे, ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग जिसके लिए कम से कम 90%, जिसके शेयर्स के लिए कम से कम 90% एप्लीकेशन आए, यानी बिल्कुल प्रूडेंट हैं, रिस्क नहीं लेना चाहती गवर्नमेंट इस चीज के लिए। ठीक है, 90% का अमाउंट रख दिया, कम से कम कितना होगा? अब देखो 90% आप अगर लोग पैसा लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी कैसी होगी? अच्छी होगी कंपनी। ठीक है, कंपनी की इमेज कैसी होगी मार्केट में? बढ़िया होगी कंपनी, अच्छी होगी, गुड कंपनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पैसा लगाएंगे लोग तो इतना रिस्क तो नहीं रहेगा। देखो रिस्क यहाँ ज्यादा था या यहाँ था? जहां पे 90% एप्लीकेशन आ रही है उन इनके कंपैरिजन में तो बहुत बढ़िया है। यानी एक समय में आप बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, पर कुछ तो बचेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ कितने रखें? इन्होंने कहा नहीं 30% तो नहीं। आपने 70% को बेवकूफ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 30% नहीं बने यानी खतरा है। आपने 80% को बेवकूफ नहीं बना पाए, यहां कहता है ये भी खतरा है। ये कहता है 10% ही रह गए हैं, यानी फिर शायद इनको पता नहीं है। 10% एक छोटा फिगर है, यानी मेजोरिटी लोग शेयर खरीद रहे हैं, तो आप मान लीजिए आप इनको शेयर इशू कर दीजिए या अलाउ कर दीजिए कंपनी को शेयर इशू करने के लिए। बताइए, आपको बात समझ में आई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की? अभी भी एक अगर पेंडिंग है, मैंने आपको ये बता दिया कि कंपनी को क्या रिस्क है। ठीक है, उस रिस्क का नाम क्या दिया, रिस्क किस तरह से है, मैंने ये भी समझा दिया। अभी भी मेरा क्वेश्चन ये वाला पेंडिंग है, अब क्या करें? व्हाट टू डू नाउ टू अवॉइड दिस रिस्क? इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, क्या साधन निकालें? तो सुनिए, कंपनी कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट करती है। कंपनी क्या करती है? कंपनी कुछ लोगों से कांटेक्ट करती है, या ऐसा कह लो वो लोग कांटेक्ट करते हैं कंपनी से। इनको नाम दिया जाता है, ये लोग को जो है ना, जो इस ग्रुप को हम बोलते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर बोलते हैं इसको। इनसे कंपनी कांटेक्ट करती है। अब ये कांटेक्ट करते हैं तो अंडर राइटर क्या देता है कंपनी को? अंडर राइटर कंपनी को गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है अंडर राइटर कंपनी को? अंडर राइटर गारंटी देता है कि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करवाना हमारी जिम्मेदारी है, आप टेंशन मत लो, हम आपके शेयर इशू करवाएंगे। अब अंडर राइटर ऐसे तो है नहीं किसी बेकार कंपनी के लिए बैठ जाएगा जाके, उसे भी लगेगा कुछ दम है तभी तो वो गारंटी लेगा। और कंपनी इस रिस्क में जाना नहीं चाहती, कंपनी रिस्क नहीं लेती, पता नहीं क्योंकि अगर किसी ने शेयर नहीं लिए, मानो इशू फेल हो गया, तो फिर लोग विश्वास टूट जाएगा लोगों को कि पता नहीं क्या कारण हुआ, क्यों ऐसा हो गया, कंपनी के शेयर के लिए एप्लीकेशन नहीं आई, लगता कुछ गड़बड़ है, तो लोगों का विश्वास टूट सकता है। इसलिए क्या हुआ, अंडर राइटर ने कंपनी को क्या दे दी जी? गारंटी दे दी। अब इस कंपनी अंडर राइटर ने कंपनी को गारंटी दी कि मैं आपके लिए शेयर मैं इशू करवाऊंगा, और कोई नहीं लेगा ना तो मैं खुद खरीदूंगा शेयर। अब इसके बदले अंडर राइटर क्या लेता है कंपनी से? इसके बदले का अंडर राइटर लेता है कमीशन। क्या लेता है जी इसके बदले? कमीशन लेता है इस काम के लिए। क्या बात क्लियर है थोड़ी बहुत कुछ? बताइए। अंडर राइटर इस काम के लिए क्या ले रहा है? कमीशन ले रहा है। अच्छा, तो इस कमीशन का एक नाम और देता हूं मैं, इस कमीशन को कई बार हम पता है क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग। ठीक है,
तो समझ में आया, कंपनी रिस्क को कम करने के लिए क्या करती है, इनको अपॉइंट करती है कि भैया आप आओ, आप आ जाओ और हमें गारंटी दो, उसके बदले हम आपको कमीशन देंगे, हमारे शेयर इशू करवा देना, बस हमें तो इतना चाहिए। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? देखो सारी चीजें आएंगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह सब बातें करेंगे हम, ठीक है। अंडर राइटर्स वगैरह की बातें मैंने छेड़ी ना यहाँ पे, क्योंकि देखो क्लोज है, अंडर राइटर्स अपॉइंट कर लिए, फिर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करना होगा, जो कि आज के समय क्या है, 90% है, ठीक है। चलिए, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होता तो क्या करेंगे, देखो अगर रिसीव नहीं होता ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी मस्ट सेंड बैक और रिटर्न एप्लीकेशन विद इन नेक्स्ट 10 days, ठीक है। अगले 10 दिन के अंदर कंपनी को उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, एप्लीकेशन भेजेंगे तो पैसा भी तो वापस भेजेंगे ना, भाई शेयर ही नहीं इशू कर सकते आप। बताइए क्या ये बात क्लियर है? फिर अब आपने एप्लीकेशन देनी है, अब आप एप्लीकेशन देंगे स्टॉक एक्सचेंज को, आपने शेयर इशू कर दिया, अब आपके शेयर मार्केट में बिक पाए, मार्केट में बिक पाए तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए एग्रीमेंट एप्लीकेशन देनी होगी कि स्टॉक एक्सचेंज हमें लिस्ट कर लीजिए, हमारा नाम दर्ज कर लीजिए आपके यहाँ पर, ठीक है। आप नाम दर्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली जाकर कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करेगी। पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात आ गई, हाँ जी, एप्लीकेशन तो आ गई है, अब क्या करें, अब स्टॉक एक्सचेंज से एप्लीकेशन दो, परमिशन लो कि हमारे शेयर हम बेच सकें लोगों को। फिर फाइनली जाके परमिशन मिल गई, अब आपको शेयर अलॉट कर देने चाहिए, शेयर दे देने चाहिए शेयर होल्डर्स को, यानी जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनको शेयर दे देंगे आप। बताइए यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को या नहीं है? बोलिए जी। यस सर। समझ में आई ये बात क्या होता है? ठीक है, अभी आप पहली बार पढ़े चीजों को तो थोड़ा सा आपको लगेगा नया है, कुछ चीजें समझ नहीं आए, ऐसा हो सकता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उन बातों को, मन में कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी धीरे धीरे आप जब इस फील्ड में रहेंगे तो सारी चीजें बड़ी आसान लगेंगी आपको, नॉर्मल बातें हो जाएंगी, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सारे टॉपिक इसलिए नया है। बताइए कोई डाउट क्वेरी है आप लोगों की तो मैं टेकअप करता हूँ। हाँ जी, बताइए कोई डाउट है क्या? डाउट नहीं है तो भी बता सकते हैं तो भी बता सकते हैं, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला काम क्या है, सुनिए। अब आपको कमेंट्स करने का अधिकार मिल गया, आपने सारी फॉर्मेलिटीज कर दी, ठीक है ना। आपने सेबी से अप्रूवल ले लिया, ठीक है, आपका सेबी का अप्रूवल हो गया, आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, ब्रोकर वगैरह अपॉइंट कर दिए, बैंकर अपॉइंट कर दिए, अंडर राइटर अपॉइंट कर दिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो गई, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग भी हो गई, शेयर इशू भी कर दिए, यानी अब आपके पास पैसा आ गया, अब आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो सारे काम होने के बाद, ठीक है, रजिस्ट्रार क्या करता है, कंपनी को क्या दे देता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। आफ्टर सब्सक्राइबिंग एंड रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट दे देता है अलोंग विद एप्लीकेशन, ठीक है। अब देंगे आपको, अलोंग विद द एप्लीकेशन द कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं यहाँ पर, कहता है डिक्लेरेशन दैट शेयर्स पेबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब, कहता है जिन शेयर्स पर पैसा आना था ना उन पर आ गया है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रिसीव हो गया है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर कोई डायरेक्टर हैं और उन्होंने पेमेंट किया है इन कैश एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का शेयर्स के लिए, तो वो भी आप सूचना देंगे, ठीक है। दूसरे ये बात बताएंगे कि कोई मनी ना पेंडिंग नहीं है टू पे बैक टू द एप्लीकेंट, मानो अगर किसी व्यक्ति को आपने शेयर इशू नहीं किए, ये पॉइंट क्या है, अगर किसी को आपने शेयर इशू नहीं किए
आपने कहा एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, हम तो नहीं कर पाए, वापस कर दिया। तो इंश्योर करें, डिक्लेरेशन दें कि आपने उसका पैसा जो है, मनी जो है वो पेंडिंग नहीं है, यानी वापस कर दिया तो पेंडिंग नहीं है। फोर्थ डिक्लेरेशन, अ डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद, यानी जो रिक्वायरमेंट्स थी हमने सारी पूरी कर ली हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं उसका, इसका भी आपको क्या देना है जी, डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करेगा, ठीक है, ये डिक्लेरेशन अगर साइन करके आपने भिजवा दी, फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, इन सबको वेरीफाई करेगा, देखेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, डिक्लेरेशन को, और उसे लगता है अगर सब कुछ सही है तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और आप अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक कॉपी है किसकी, आपकी सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की, आप देख सकते हैं। तो यहां तक आपके साथ हम अभी कर रहे हैं, इसके आगे का कंटेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यानी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आए हैं ना, इनके नाम पढ़ेंगे। देखो ये जो नाम है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके नाम इस पेज पे है नहीं, मैं अगली क्लास में दिखा दूंगा, या आप कहेंगे तो मैं लिख कर बता देता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। देखिए जी, एक तो हम आपके साथ पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमओए, इसके बारे में आपके साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आपके साथ पढ़ने वाले एक और डॉक्यूमेंट के बारे में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसे शॉर्ट में हम एओए बोलते हैं। और एक और तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोस्पेक्टस के बारे में। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया दिया है हम लोगों ने आपको, डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक हमारे पास बचते हैं इसमें, जो हमने करने हैं आपके साथ, डिटेल में देखेंगे। मेमोरेंडम क्या है, क्या क्या कंटेंट होता है, एओए क्या है, क्या कंटेंट है, प्रोस्पेक्टस के बारे में भी इसी तरीके से। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग इसे स्टॉप कर सकते हैं, इसके आगे का सेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपके साथ। ठीक है।